नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपने इन क्लासेस को आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ आप इसको याद भी हो रहा होगा। तो पिछली क्लास में अपने टॉपिक प्रारंभ किया था अजमेर का चौहान वंश या शौकम्बरी के चौहानवी, जिसमें अपने चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को पढ़ा, उसके बाद गुवक को पढ़ा, वाकपति राज को, सिंहराज को, पृथ्वीराज प्रथम को और इसके अलावा गोविंदराज तृतीय को पढ़ा। फिर अजयपाल और उसके बाद अर्णोराज तक अपने कल की क्लास में कर लिया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वह है विग्रहराज चतुर्थवी। विग्रहराज चतुर्थवी, इसकी उपाधियों की बात करें तो यह काफ़ी प्रसिद्ध शासक था भी, और इसकी उपाधि थी कवि बांधव। इसकी एक उपाधि थी कटि बंधु और एक अन्य उपाधि थी बिसल देव। ये तीनों उपाधियां किसकी थी? विग्रहराज चतुर्थ की थी, क्योंकि आरपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन वह उपाधियों से पूछने का प्रयास करती है भी। ठीक है, तो विग्रहराज की उपाधि थी कवि बांधव, कटि बंधु और बिसल देव। विग्रहराज ने शासन किया 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक में। शासनकाल था 1158 से 1163 ईस्वी तक। शासनकाल इनका काफी कम रहा, लेकिन इस कम शासनकाल के बावजूद इसका जो शासनकाल था वह चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता था भी। शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल। क्यों कहा जाता चौहानों का स्वर्णकाल? क्योंकि इसने, या अपने डायरेक्ट लिखे, ने दिल्ली के तोमर वंश को पराजित कर, तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया भी। इसीलिए इसी घटना के कारण इसको क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अलावा इसने लाहौर के खुसरू शाह को भी पराजित किया। इसीलिए इसको चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? न केवल इसने लाहौर पर अधिकार किया, बल्कि दिल्ली के तोमर वंश को पराजित कर वहां तक इसने अपना साम्राज्य फैलाया भी। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ क्या था? स्वयं विद्वान था भी, स्वयं विद्वान था। ठीक है, इसने नाटक लिखा, नाटक लिखा हरि के लिए, हरि के लिए। और यह याद रखना, नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया भी। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, क्योंकि देखो स्वयं विद्वान था तो जाहिर सी बात है
जो विद्वान होगा वह विद्वानों वाले कार्य करेगा। तो इसने क्या किया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया और स्वयं विद्वान था और इसने हरिकेली नामक नाटक लिखा और यह नाटक इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाया भी। ठीक है। उसके बाद कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तुड़वाया और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया भी। सुना होगा आपने, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है भी। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया भी। यह जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यह याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है भी। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। कौन सा, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी। अब कुछ क्या कहते हैं जी, इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पर एक संत है, पंजाब शाह संत भी, उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है भी। उर्स यानी कि मेला लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। बाकी ये 2.5 दिन में नहीं बनाया भी, 2.5 दिन में इतना शानदार है इमारत नहीं बनता भी। ठीक है। तो पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं विग्रहराज ने, चलो अगले पेज पर करेंगे। तो यहां तक देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, इसका जो शासनकाल था 1158 से 1163 ईस्वी तक रहा। इसकी उपाधि थी कवि बांधव, कटिबंधु और बिसलदेव। इसने दिल्ली के तोमर वंश को पराजित कर वहां तक अपना साम्राज्य फैलाया। साथ ही लाहौर के शासक खुसरू शाह को उसने पराजित किया, इसीलिए इसका शासनकाल कहलाता है चौहानों का स्वर्णकाल भी। ठीक है। फिर इसने, यह स्वयं विद्वान था और इसने एक नाटक लिखा हरिकेली संस्कृत भाषा में और अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया भी। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है और यहाँ पर पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है, जबकि 2.5 दिन में नहीं बना हुआ। क्लियर है। फिर देखो ये स्वयं विद्वान था। ठीक है। तो इसके दरबार में एक बार धर्मघोष सूरी नामक जैन आए भी। ठीक है। उन्होंने इसको एक सुझाव दिया कि आप माह में 2 दिन ऐसे रखो जब आप किसी भी प्रकार के पशु का वध न करो। ठीक है। तो जैन धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी क्या होती है अभी, अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, ग्यारस। एकादशी ग्यारस के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। यानी अपने साम्राज्य में आदेश निकाला कि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पशु का वध नहीं किया जाएगा।
पूर्णतः उसको निषेध कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये विद्वान था तो इसके दरबार में भी क्या रहते थे, विद्वान रहते थे भी। तो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, एक था सोमदेव और एक था नरपति नालय। सोमदेव और नरपति नालय भी, दोनों इसके प्रसिद्ध विद्वान थे भी। तो सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज। यह ग्रंथ किस पर आधारित है, प्रेम प्रसंग पर आधारित है। पिछला वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम देख लो, उसमें पूछा गया था। उसके बाद एक रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था। भी जो ललित विग्रह राज है उसमें किसकी कहानी बताई गई है भी। तो इसमें बिसलदेव और यानी कि विग्रह राज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या था, उपाधि थी बिसलदेव भी। ठीक है, तो इस सोमदेव द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया ललित विग्रह राज भी। ठीक है, तो इस ललित विग्रह राज में इसने कहानी बताई थी राजकुमारी देसल देवी और बिसलदेव का आपस में प्रेम प्रसंग भी। ठीक है, तो बिसलदेव व राजकुमारी सोमल देवी का प्रेम प्रसंग। ठीक है, बिसलदेव और राजकुमारी देसल देव, सोमल देवी नहीं सॉरी देसल देव, देसल देवी का प्रेम प्रसंग बताया है। कौन सी में, ललित विग्रह राज में। तो ये पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो एक एग्जाम में तो पूछा ललित विग्रह राज में किसका प्रेम का आख्यान है, तो बिसलदेव और राजकुमारी देसल देवी का प्रेम आख्यान है। फिर पूछा गया राजकुमारी देसल देवी का संबंध कहां से है, तो यह इंद्रपुर की राजकुमारी थी भी, याद रखना, इंद्रपुर की राजकुमारी। ठीक है, तो ललित विग्रह राज जो सोमदेव द्वारा लिखा गया उसमें, या आपने इसको ऐसे कर दे, ग्रंथ सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रह राज, जिसमें बिसलदेव और राजकुमारी देसल देवी का प्रेम प्रसंग है और यह इंद्रपुर की राजकुमारी थी भी। तो यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है भी। ठीक है, फिर नरपति नालय ने ग्रंथ लिखा, नरपति नालय ने भी एक ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो भी। बिसलदेव रासो, और इस रासो साहित्य पर शोध की थी किसने, पढ़ा होगा आपने, रासो साहित्य पर शोध की थी एलपी टेसीटोरी ने भी, बीकानेर के अंदर रहकर, है ना। तो नरपति नालय ने ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो। इस बिसलदेव रासो के अंदर राजमती और बिसलदेव का प्रेम आख्यान है दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें बिसलदेव व राजकुमारी राजमती का प्रेम आख्यान भी या प्रेम प्रसंग दर्शाया गया, किसमें, नरपति नालय के बिसलदेव रासो में भी। ठीक है, तो याद रखना ललित विग्रह राज में तो बिसलदेव और देसल देवी का, और नरपति नालय के बिसलदेव रासो में बिसलदेव और राजकुमारी राजमती का प्रेम आख्यान दिखाया गया है। फिर बात करते हैं, बिसलदेव रासो ने बिसलपुर कस्बा बसाया, याद रखना भी,
बिसलपुर नाम से एक कस्बा या गांव बसाया किसने? बिसल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा इसने बिलासपुर बांध भी, बिलासपुर बांध जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बिसल देव बांध भी, यह बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया भी। और बिसलपुर बांध है कहां पर भी? टोंक में। याद रखना भी, बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में भी। ठीक है, टोंक किस लिए फेमस है? एक तो सौंफ उत्पादन के लिए, बिसलपुर बांध के लिए, और मयूर छाप बीड़ी के कारखाने के लिए टोंक प्रसिद्ध है। इसके अलावा नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और सभ्यताओं में पढ़ा था, राजस्थान की टाटा नगरी किसे कहते हैं? रेंड। और रेंड कहां पर है? टोंक में भी। क्लियर है? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का स्वर्णकाल। कवि बांधव, कटिबंधु, बिसलदेव, धर्मघोष सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। नरपति नाले ने बिसलदेव रासो लिखा। बिसलदेव रासो में बिसलदेव और राजकुमारी राजमती का प्रेम प्रसंग है। और ललित विग्रहराज में बिसलदेव और राजकुमारी देसलदेव का प्रेम प्रसंग है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा इसने बिलासपुर कस्बा बसाया और बिसलपुर बांध का निर्माण कराया। बिसलदेव के बाद इसका पुत्र अपरांगेय शासक बना भी। ठीक है, तो इसके बाद शासक बना था इसका पुत्र अपरांगेय भी, जिसने कोई खास कार्य नहीं किया। और उसके बाद उसका बेटा पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना, जिसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके बाद शासक बना अपरांगेय। ठीक है, यह विग्रह राज चतुर्थ का पुत्र था। ठीक है, इसकी हत्या पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने कर दी। द्वितीय ने कर दी। ठीक है भाई, तो अपरांगेय का आपने ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन याद रखना विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद शासक बना और इसकी हत्या इसके बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने कर दी। ठीक है, उसके बाद शासक बना पृथ्वीराज द्वितीय भी। पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना भी। किसके बाद? अपरांगेय के बाद पृथ्वीराज द्वितीय है वो शासक बना भी। जब यह शासक बना तो इसने अपनी पत्नी सुहाव देवी के लिए एक जगह है, अगर आपने नाम कभी पढ़ा हो तो, जिसे कहा जाता है रूठी रानी का मंदिर भी। रूठी रानी का मंदिर, रूठी रानी का महल आपने पढ़ा है, कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में भी। लेकिन रूठी रानी का जो महल है वो इसने अपनी रानी सुहाव देवी के लिए गौड़ में बनवाया भी। ठीक है, तो इसने अपनी रानी सुहाव देवी के लिए गौड़। ठीक है, याद रखना भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नया एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है अभी, एक जगह है गौड़। ठीक है, गौड़ इसे ही बोल देते हैं, कई जगह पर बोला गया छोड़ में शिव मंदिर बनवाया भी। शिव मंदिर बनवाया भी। और इस शिव मंदिर को कहा जाता है रूठी रानी का महल भी। रूठी रानी का महल नहीं, रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। रूठी रानी का महल तो कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। इसे कहा जाता है रूठी रानी का मंदिर भी। किसने बनवाया? पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी पत्नी सुहाव देवी के लिए। अब देखो, यह पृथ्वीराज द्वितीय है, यह अपने पिता
अपरांग्य को मारकर शासक बना था। ठीक है, तो इसने बहुत बुरा काम किया था। तो अपने अक्सर एक बात कहते हैं, बुरे काम का हमेशा नतीजा भी क्या होता है, बुरा ही होता है। तो इसके साथ भी बुरा हुआ। यह पृथ्वीराज द्वितीय क्या था, निसंतान मृत्यु होगी, याद रखना इसकी, निसंतान मृत्यु। ठीक है, इसकी निसंतान मृत्यु होगी। तो मृत्यु के पश्चात इसका चाचा सोमेश्वर शासक बना भी, चाचा सोमेश्वर शासक बना भी। तो बुरा काम किया था ना, पिता की हत्या की थी, तो इसके साथ भी क्या हुआ था, बुरा ही हुआ। यह निसंतान इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और मृत्यु के बाद शासक बना इसका चाचा सोमेश्वर चौहान भी। ठीक है, फिर देखते हैं सोमेश्वर चौहान भी। ठीक है, इस सोमेश्वर चौहान की पत्नी भी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी है इसका नाम, कर्पूरी देवी। अब देखिए, यह जो कर्पूरी देवी है और सोमेश्वर चौहान है, यह अपने लिए वैसे तो ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन जो आगे अपने इनके पुत्र को पढ़ेंगे भी, पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ेंगे, तो वह चौहान वंश का सबसे खतरनाक और बड़ा शासक था भी। तब बड़े शासक को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके माता पिता को भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सोमेश्वर चौहान की पत्नी थी कर्पूरी देवी, जो कलचुरी की राजकुमारी थी भी। ठीक है, इस सोमेश्वर के समय में ही याद रखना कुछ समय तक इसने शासन किया और इसकी हो जाती है अचानक मृत्यु भी। जब सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो 1177 में इसके बेटे को शासक बनाया जाता है, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतना याद रखना। सोमेश्वर शासक बना था किसके बाद, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बना था। फिर इसकी पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी और जो कलचुरी की राजकुमारी थी भी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, इसकी उपाधि भी यह पूछा जा सकता, इसकी उपाधि भी। ठीक है, और यह एक चीज और देख लेना, कलचुरी की राजकुमारी थी भी। ठीक है, और सोमेश्वर की उपाधि थी प्रताप कलेश्वर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी उपाधि आज तक नहीं पूछी गई है अभी। ठीक है, सोमेश्वर की उपाधि आज तक नहीं पूछी गई है, तो हो सकता है अगले एग्जाम के अंदर इसकी उपाधि पूछ ले। प्रताप लंकेश्वर, प्रताप लंकेश्वर किसकी उपाधि है, सोमेश्वर चौहान की उपाधि है। इस सोमेश्वर चौहान के 2 पुत्र थे भी। ठीक है, एक का तो नाम था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरे का नाम था हरिराज भी। ठीक है, तो सोमेश्वर में फिलहाल है इतना ही। सोमेश्वर चौहान की पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी, कलचुरी की राजकुमारी थी, उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर और इसके 2 पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज भी। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी। अब इसके बाद जो शासक बना वह था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। या पृथ्वीराज चौहान भी। ठीक है, इसका जन्म हुआ 1166 में भी अहिलवाड़, और अहिलवाड़ है कहां पर भी, गुजरात में।
ठीक है। पिता का नाम अभी पढ़ा अपने, पिता का नाम है सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। भाई का नाम अभी देखा था, क्या नाम था? हरिराज भी। ठीक है। इसके अलावा इसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था भी। ठीक है, जिसे का नाम था केमास। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री का भी एग्जाम में नाम पूछा जा चुका है। इसका नाम क्या था? केम्बास, या इसी को केमास बोलते थे, या इसी को कहते थे भी कदम्ब दास भी। ठीक है। इसके अलावा इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था भुवने कमल भी, भुवने कमल भी। ठीक है। तो यह पृथ्वीराज जब शासक बना तो इसके जो पिता थी उसकी अचानक मृत्यु होगी, तो यह शासक बना भी। सोमेश्वर की अचानक मृत्यु 1177 में। ठीक है। तो यह शासक बना 1177 में भी। ठीक है। तो 1177 में जब शासक बना, आयु उस वक्त इसकी आयु थी मात्र 11 वर्ष भी। तो यहां देखो 1166 में इसका जन्म हुआ है और 1177 में ये शासक बन गया, यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया भी। ठीक है। तो अब ये क्या था भी, 11 वर्ष की आयु में शासक बना, तो इसकी आयु क्या थी? बहुत ही कम थी, अल्पायु थी, इसीलिए इसका संरक्षक बना इसकी माता कर्पूरी देवी भी। तो याद रखना, यह बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान है, उसका संरक्षक कौन था? तो उसकी माता कर्पूरी देवी इसकी संरक्षक थी भी। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी उपाधि भी। इसकी उपाधि थी एक तो राय पिथौरा और दूसरी थी दल पंगुलवी, दल पंगुलवी, जिसका अर्थ क्या होता है? समूह को रोकने वाला, समूह को रोकने वाला। किसकी उपाधि थी भी? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी राय पिथौरा या दल पंगुलवी। ठीक है। फिर इसने क्या किया? इसने दिग्विजय की नीति अपनाई भी, दिग्विजय नीति अपनाई भी। ठीक है। तो अब देखो, नीतियां तो कई तरह की चलेगी। एक सुलहकुल की नीति चलेगी जो अकबर ने चलाई थी। ठीक है। एक विश्व विजय की नीति चलाई थी, किसने? औरंगजेब ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो इसकी नीति का नाम था दिग्विजय की नीति भी, जिसका मतलब क्या होता है? जो अड़ोसी हैं, यानी कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को पराजित कर अधीनता स्वीकार करवाना भी। अड़ोसी पड़ोसी को पराजित कर अधीनता स्वीकार कराना भी। तो ये क्या कहलाती है? दिग्विजय की नीति भी। ठीक है। इसी दिग्विजय नीति के तहत इसने सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन को
पराजित किया भी। तो अब देखो, जिस व्यक्ति की अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मतलब गांव वालों के साथ या पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति पर जब संकट आएगा तो पड़ोसी भी उसका साथ नहीं देंगे भी। ठीक है, तो इसने जो नीति अपनाई उस नीति का नाम था दिग्विजय की नीति। और दिग्विजय की नीति के तहत इसने क्या किया, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया भी। ठीक है, उसके बाद 1182 में यह घटना घटी थी 1177 में। 1182 में भंडारकों का दमन किया भी। ठीक है भी, 1182 में इसने क्या किया, भंडारकों का दमन किया। साथ ही 1182 में पहोबा के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल व उसके सेनापति थे आला है वह उद्दल को पराजित किया भी। आला व उद्दल को पराजित किया भी। तो यह इसके लिए बहुत बड़ी घटना थी कि पहोबा के युद्ध में इसने, महोबा है ये, पहोबा नहीं है अभी, महोबा के युद्ध में परमर्दी देवी चंदेल और आला उद्दल को इसने पराजित किया भी। ठीक है, इसके बाद सन 1184 में गुजरात के भीम द्वितीय को पराजित किया। भीम द्वितीय को पराजित किया, यानी इसने चारों तरफ अपने पड़ोसियों को दिग्विजय नीति के तहत आक्रमण कर उन पर अपना आधिपत्य बना लिया। लेकिन इस आधिपत्य की लड़ाई में उसने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी मोल ले ली भी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका साम्राज्य तो बढ़ता गया, लेकिन पड़ोसियों के साथ इसके व्यवहार में क्या आ गई, कड़वाहट आती गई, जो आगे जाकर इसके लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बनेगा। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं। पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अहिलवाड़ गुजरात में हुआ और इसके पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी, सुयोग्य प्रधानमंत्री केमास या कदमदास, सेनापति भुवने मल था भी। ठीक है, उसके बाद सोमेश्वर की अचानक मृत्यु 1170 में और शासक बना मात्र 11 वर्ष की आयु में। संरक्षक बनी इसकी मां कपूरी देवी। इसकी उपाधि थी राय पिथौरा बदल पंगुल। दिग्विजय की नीति अपनाई, पड़ोसियों का हराकर कब्जा करना। और इसके तहत 1177 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। 1182 में भंडारकों का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल व उसके सेनापति आलह व उद्दल को पराजित किया भी। फिर 1184 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय को इसने पराजित किया भी। ठीक है, कारण क्या था, यह जो भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय व पृथ्वीराज तृतीय भी। ठीक है, ये दोनों विवाह करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात, अगर बड़े हो रहे हैं, ठीक है, इच्छा है तो विवाह करना चाहते हैं तो करो भी, कौन रोकता है। जिस किसी की इच्छा है विवाह करने की और संसाधन है, अब संसाधन का मतलब है लड़का लड़की दोनों है, ठीक है, तो करे, कौन रोकने वाला है। लेकिन ये दोनों विवाह करना चाहते थे इच्छनी से भी। ठीक है, विवाह करना चाहते थे राजकुमारी इच्छिनी देवी से भी, इच्छिनी देवी से भी। और ये कहाँ की राजकुमारी थी, आबू की भी। ठीक है, इससे विवाह करना चाहते थे दोनों जने, तो इसके लिए दोनों आपस में लड़ाई करने लगे भी। अब दोनों लड़ाई करने लगे तो
कुछ इतिहासकार तो कहते हैं यह पृथ्वीराज तृतीय जीत गया, कुछ कहते हैं यह क्या युद्ध अनिर्णायक रहा भी। ठीक है, युद्ध अनिर्णायक रहा और जगदेव प्रतिहार के कहने पर दोनों ने संधि कर ली भी। तो भीम सिंह के सेनापति जगदेव प्रतिहार के कहने पर क्या कर ली, संधि कर ली भी। ठीक है, और उसके बाद ये मैटर एक बार क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर दोनों में विवाद हुआ और उस विवाद के दौरान भीम द्वितीय को पराजित कर दिया पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, तो इनका जो सेनापति था, संधिकर्ता कौन था, याद रखना भी जगदेव प्रतिहार था। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं चौहान व गहड़वाल संघर्ष में। ठीक है, इधर कौन है भी, पृथ्वीराज तृतीय भी। ठीक है, इधर कौन है, जयचंद गहड़वाल है भी। इस जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम यहां लिखते हैं, जयचंद गहड़वाल। और इस जयचंद गढ़वाल की क्या एक पुत्री है भी और उस पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता है। ठीक है, और सौभाग्य से यह पृथ्वीराज चौहान और ये संयोगिता है आपस में क्या करते थे भी, प्रेम करते थे। दोनों एक दिन फेसबुक पर मिल गए थे, फेसबुक पर चैटिंग वेटिंग शुरू हुई और दोनों का जो प्रेम है परवान पर चढ़ा। ठीक है, इस बात का पता चल गया किसको, जयचंद गढ़वाल को। और जयचंद गढ़वाल नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी पुत्री की शादी हो। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वीराज जो चौहान था उसकी ख्याति पूरे भारत भर में फैल गई थी। तब एक अगर ख्याति प्राप्त करेगा तो दूसरे को स्वाभाविक सी बात है उसे जलन होगी ही होगी भी। तो इस बात की जलन थी जयचंद गढ़वाल को भी। ठीक है, तो जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा भी, याद रखना स्वयंवर रखा। ठीक है, एक स्वयंवर रखा गया था माता सीता का भी। ठीक है, तो संयोगिता का स्वयंवर रखा और पूरे भारत के राजपूत राजाओं को बुलाया गया स्वयंवर में शामिल होने के लिए अपनी पुत्री की शादी के लिए। परंतु पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। अब पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं, बाकी सभी को बुला लिया, तो अब संयोगिता को यह बात अच्छी थोड़ी लगती, नहीं लगती ना। तो संयोगिता ने तुरंत अपने फोन से मैसेज किया किसको, पृथ्वीराज को, तो क्यों भाई सारे राजा तो आगे, तू तो आए नहीं अभी तक। उसने कहा किस लिए आना है। संयोगिता कहती है आना किस लिए, मेरा शादी रख दी और तू अभी तक पहुंचा नहीं, पैलेस बुक है, होटल बुक है, सब कुछ तैयार है, तू अभी तक पहुंचा नहीं। जब इस बात का पृथ्वीराज को पता चला तो पृथ्वीराज तुरंत वहां से उसने अपनी गाड़ी निकाली, ठीक है, और अपना घोड़ा लिया, तुरंत पहुंचा संयोगिता के पास। इसने आकर क्या देखा कि इसकी स्वयं की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर एक दरबान के रूप में उस स्वयंवर के बाहर लगा दी। मतलब है जैसे होटलों के बाहर होते हैं ना मूंछे वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाले वेटर, ठीक है ना, दरबान बोलते, वेटर नहीं दरबान, वैसे दरबान के रूप में इसकी मूर्ति लगा दी। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इस यह तुरंत घोड़ा लेकर अंदर घुसा, संयोगिता को पकड़ा, घोड़े पर बिठाया और वहां से फरार। तो इसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर रखा और स्वयंवर से यह पृथ्वीराज क्या कराया, इसकी पुत्री को भगा ले गया। अब भगा ले गया तो जयचंद गढ़वाल के साथ इसकी क्या हो गई, दुश्मनी और गहरी हो गई। तो कहते हैं इस जयचंद गढ़वाल ने बाद में आगे चलकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके साथ भी इसकी दुश्मनी होगी। अब एक बात और देखना, यह पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल क्या थे भी, भाई थे दोनों, और भाई भी कैसे,
मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, यानी कि मौसी के बेटे भाई थे दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया, आपस में वैमनस्य, लड़ाई या झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो संघर्ष हुआ वह हुआ तुर्क सम्राट से। चौहान तुर्क संघर्ष भी याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। चौहान और तुर्क संघर्ष भी। अब चौहान में तो कौन आएगा जी, पृथ्वीराज आएगा, और तुर्क में कौन आएगा, मोहम्मद गोरी आएगा। ठीक है, तो इधर कौन आएगा, पृथ्वीराज आएगा, उधर मोहम्मद गोरी आएगा। ठीक है, तो एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो भी, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार भी, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने, याद रखना भी यहां से क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 21 बार आक्रमण किया, आक्रमण किया, जिसमें 20 बार असफल रहा और 21वीं बार सफल हुआ। जबकि अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार आक्रमण किया था, याद रखना। किसने, मोहम्मद गोरी ने, किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर। फिर एक ग्रंथ है पृथ्वीराज प्रबंध भी, पृथ्वीराज प्रबंध, इस ग्रंथ के अनुसार 8 बार आक्रमण किया था अभी, किसने, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन असफल रहा भी। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो इसने आक्रमण किया था भाई 21 बार, और अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार इसने आक्रमण किया था। और एक ग्रंथ और बनता है प्रबंध चिंतामणि, उसके अनुसार 23 बार आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, तो पृथ्वी भीम द्वितीय व पृथ्वीराज दोनों के बीच में इचनी देवी के लिए युद्ध हुआ था। सेनापति जगदेव प्रत्यार के कहने पर दोनों ने आपस में संधि कर ली। चौहान गढ़वाल संघर्ष, पृथ्वीराज और जयचंद मौसेरे भाई थे। जयचंद गढ़वाल की पुत्री सहयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था कौन, पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, और कुछ इतिहासकार कहते हैं मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था भी, किसने, जयचंद गढ़वाल ने, क्योंकि जयचंद गढ़वाल बदला लेना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसकी बेटी को स्वयंवर से उठा ले गया, और जहां पूरे भारत भर के राजा आए हुए थे उनके सामने उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई भी। ठीक है, अब उसकी बेइज्जती खराब हो गई, बेइज्जती खराब होगी ना, तो उसका बदला तो लेना ही था। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 21 बार आक्रमण किया। अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार किया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार 8 बार किया, और प्रबंध कोश चिंतामणि के अनुसार 23 बार आक्रमण किया। लेकिन हमें विस्तृत रूप से 2 युद्धों की जानकारी मिलती है, 2 युद्धों की जानकारी मिलती है, अब कुछ याद होता है, आप स्कूल टाइम में 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो अपने एक स्टोरी पढ़ते थे भी। एक राजा था, ठीक है, वो काफ़ी बार हार गया, फिर एक गुफा में जाकर सो गया। फिर उसने लेटे लेटे वहाँ पर क्या देखा कि एक मकड़ी है जो दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, ऐसा वो 20 बार, 15 बार, 16 बार करती है, और उसके बाद आखिरकार वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। तो यह देखकर वह राजा भी प्रेरित होता है और अपने शत्रु पर आक्रमण
कर देता है। तो यह कहानी इसी मोहम्मद गौरी की है। मोहम्मद गौरी क्या करता है, वो जो पात्र है वो उस मोहम्मद गौरी को बताया गया है और लास्ट में कहते हैं मोहम्मद गौरी विजेता हो जाता है। लेकिन विस्तृत रूप से हमें 2 ही युद्धों की जानकारी मिलती है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। कहाँ हुआ? करनाल हरियाणा में। तो तराइन कहाँ पर है अभी? करनाल, वर्तमान में करनाल हरियाणा के अंदर है तराइन भी। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के मध्य। मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ठीक है, इस पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली का सामंत था भी। दिल्ली का सामंत कौन है? पृथ्वीराज। ठीक है, इस पृथ्वीराज ने क्या किया? इस मोहम्मद गौरी को, नहीं सॉरी, पृथ्वीराज नहीं, गोविंदराज सामंत था गोविंदराज में। इस गोविंदराज ने इस मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, घायल कर दिया, और उसके बाद यह मोहम्मद गौरी यहाँ से फरार हो गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज प्रथम है, पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया भी। तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। कौन हारा? मोहम्मद गौरी हारा। मोहम्मद गौरी को किसने घायल किया? दिल्ली के सामंत गोविंदराज ने। और वास्तव में गोविंदराज कौन था? न केवल दिल्ली का सामंत था बल्कि इस पृथ्वीराज चौहान का पुत्र भी था। ठीक है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध भी। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ जी? यह भी करनाल हरियाणा में ही हुआ। जाहिर सी बात है। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो इस मोहम्मद गौरी ने क्या किया? इस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और बंदी बनाकर इसको क्या कर दिया? अंधा किया और अपने साथ गजनी अफगानिस्तान ले गया। भी अफगानिस्तान ले गया। भी याद रखना, भी बंदी बनाकर कहाँ ले गया? गजनी अफगानिस्तान में ले गया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को भी। ठीक है, और इसी गजनी में ही क्या है? पृथ्वीराज की समाधि है भी, याद रखना, पृथ्वीराज की समाधि। इसका मतलब ये वाक्य क्या है? सही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो 2 युद्धों की जानकारी मिलती है अपने को भी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता हुआ, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है, उसके बाद हारने के बाद इसको बंदी बनाया, अंधा किया, गजनी अफगानिस्तान ले गया, और गजनी में ही क्या है? पृथ्वीराज चौहान की समाधि है। क्लियर है? अब देखो, इस युद्ध के बारे में विभिन्न मत दिए गए हैं। क्या मत दिया गया है कि
विभिन्न मत भी। पहला मत क्या है? ग्रंथ है पृथ्वीराज रासोवी। किसने लिखा है भी? इसका लेखक है चंद्र बरदाई, जिसका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादेवी। अपनी जो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है उस क्लास में इसके बारे में अपने विस्तृत पढ़ चुके हैं। अभी किसके बारे में? चंद्र बरदाई के में, पृथ्वी भट्ट वल्लादेवी। इसके बारे में कहा जाता है दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और एक साथ ही दोनों की मृत्यु हुई थी। तो इसके अनुसार मोहम्मद गौरी की मृत्यु शब्द वेदी बाण से भी, शब्द वेदी बाण से भी, ठीक है। जबकि वास्तव में गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दम्यक का स्थान है भी सिंधु नदी किनारे, सिंधु किनारे खोखर जाटों द्वारा, खोखर जाटों द्वारा भी, ठीक है। वास्तव में 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। सिंधु दम्यक नामक स्थान है सिंधु नदी के किनारे, और वहां बैठा यह प्रातःकालीन क्रियाएं कर रहा था, तो वहां पर इसकी हत्या कर दी हुई खोखर जाति के जाटों ने भी। क्लियर है। जबकि पृथ्वीराज रासो जो कि वीर रस में लिखा गया है उसके अनुसार इसकी मृत्यु किसके भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्द वेदी बाण चलाने से हुआ भी। हुआ क्या? एक बार की बात है, जब इसको बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया तो चंद्र बरदाई अपने मित्र से मिलने गया। अभी चंद्र बरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज से मिलने गया अफगानिस्तान, और जाकर पूछा, और भाई क्या हाल चाल है? तो पृथ्वीराज ने कहा, जी बहुत ही बुरे हाल है भाई, क्या बताए, अंधा कर दिया, न ढंग से खाना दे रहा है, ना कोई पीने के लिए दे रहा है, ना रहने के लिए वस्त्र ढंग के गदेले दे रखा है, बस काट रहे हैं जिंदगी जैसे तैसे, यार मुक्ति दिला। तो जब उसने यह बात की, चंद्र बरदाई ने कहा, चल ठीक है मैं दिलाता हूँ तेरे को। तो चंद्र बरदाई गया मोहम्मद गौरी के पास और जाकर बोला, महाराज आपने इस खतरनाक बंदे को अभी तक जीवित रख रखा है। तो मोहम्मद गौरी कहा, यार ये क्या है का खतरनाक, अंधा कर दिया, पड़ा है जेल में, अपना क्या जाता है? नहीं नहीं महाराज, ये बहुत खतरनाक बंदा है, ये शब्द वेदी बाण चलाना जानता है और किसी दिन आपको मार देगा। मोहम्मद गौरी ने कहा, यार शब्द वेदी बाण ये क्या होता है? तो उसने कहा, वो आपने सुना नहीं, महाराज दशरथ ने चलाया था, पानी की आवाज़ सुनकर वो श्रवण कुमार मारा गया, कोई कहानी याद आई? उसने कहा, हाँ याद आई। कैसा तीर चलाना जानता है? उसने कहा, नहीं यार तू तो ऐसे फेंक रहा है। उसने कहा, महाराज मैं डेमो दे देता हूँ तेरे को। तो कहा, चल ठीक है, अभी कल सुबह तैयार रहना। तो अगले दिन कहते हैं मोहम्मद गौरी ने दरबार लगाया, पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर पहुँचा, चंद्र बरदाई भी पहुँचा, और चंद्र बरदाई उसके जो पृथ्वीराज रासो है उसके कान में जाकर कहता है, सपोज करो ये सिंहासन है भी, और यहाँ पर बैठा है मोहम्मद गौरी भी, ठीक है। यहाँ पर खड़ा है पृथ्वीराज चौहान और इसके पास में ये खड़ा है चंद्र बरदाई। ये इसके कान में कुछ कहता है। इसके कान में कहने के बाद चंद्र बरदाई यहाँ से तीर चलाता है, और तीर चलाकर लगता है किसके? सीधी खोपड़ी के पार हो जाता है मोहम्मद गौरी के भी, और मोहम्मद गौरी ढेर। कहता क्या है? 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठियो मत चूके रे चौहान। यहाँ से 4 बांस 24 गज और 8 उंगल दूर सुल्तान बैठा है, और अब तू चौहान है, चूक मत जाना, ऐसे कहते उसने तीर चलाया। तीर जाकर लगा किसके? मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी ढेर भी। ये बात कहाँ लिखी है? पृथ्वीराज रासो में लिखी है, चंद्र बरदाई ने भी, ठीक है। जबकि वास्तव में गौरी की मृत्यु 1206 में
खोखर जाटी के जाटों द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद भी तो यहां तक क्लियर है। फिर बात करते हैं तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाया जाता है तो अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। किसको? अजमेर का प्रशासक इसके पुत्र गोविंदराज को बना दिया जाता है। ठीक है, तो अजमेर का शासन सौंपा पुत्र, यानी कि इसके पुत्र सौंपा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को, अब देखो जो चंद्रप्रदाय की अपने कहानी पढ़ी है उसके अनुसार तो बाद में मारा गया था, लेकिन वास्तविक इतिहासकार क्या कहते हैं, उसको वहीं पर मार दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद उसके पुत्र को अपने अधीन शासन करने के लिए यहाँ पर छोड़ गया। ठीक है, किसने कहा था? मिराज के अनुसार। एक शासक था, इतिहासकार था, इतिहासकार सिराज के अनुसार तराइन युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया गया। ठीक है, मार दिया गया। और इसी सिराज, इतिहासकार सिराज के अनुसार अजमेर का शासन सौंपा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को। ठीक है, अब देखो कुछ समय तक तो इसने गोविंदराज ने शासन किया, लेकिन गोविंदराज के चाचा तो याद करो मैंने पढ़ाया था सोमेश्वर के दो पुत्र थे, एक का नाम तो था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरे का नाम क्या था? हरिराज। फिर गोविंदराज के चाचा हरिराज द्वारा विद्रोह करने पर गोविंदराज को हटा दिया गया। गोविंदराज को हटा दिया, वह हटा दिया। ठीक है, और इस गोविंदराज को रणथंभौर का शासन सौंपा गया। रणथंभौर का शासन सौंपा गया। ठीक है, कारण क्या था? उसके चाचा हरिराज ने जब विद्रोह कर दिया तो उसको हटा दिया गया और बदले में उसको नियुक्त कर दिया, गोविंदराज को हटाकर गोविंदराज को विद्रोह करने पर गोविंदराज को रणथंभौर का शासन सौंपा और अजमेर का शासन सौंपा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अजमेर का शासन सौंपा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और यहाँ को इसका प्रशासक बना दिया गया। और उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, यहाँ पर तोड़ाता है और तोड़ाने के बाद यहाँ क्या करता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाता है। क्लियर है? तो निजामी का एक कथन है कि गोरी के जो सिक्के चलाए थे, भी मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उनमें एक तरफ मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम मिलता है। याद रखना भी, निजामी के अनुसार गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर एक तरफ
मोहम्मद बिन साम व दूसरी तरफ पृथ्वीराज ओब्लिक लक्ष्मी अंकित है भी। लक्ष्मी अंकित है, यह बात कौन कहता है? निजामी कहता है भी ये बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसको मार तो दिया था, लेकिन उसकी याद में सिक्के भी चलाए भी। और यह मत क्या है, कुछ हद तक सही भी लगता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथ्वीराज ने, चलो पहले वो लिख लेते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी। मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? संजरी फारस के भी। तो यहाँ से कौन आए थे? मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मोहम्मद गोरी के साथ है भारत में भी। ठीक है, तो सिराज के अनुसार तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया गया और पुत्र गोविंदराज को शासन सौंपा गया। गोविंदराज के चाचा हरिराज ने जब विद्रोह कर दिया तो गोविंदराज को वहां से अजमेर से हटा दिया, रणथंभौर का शासक सौंपा और अजमेर का प्रशासक बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को भी। निजामी क्या कहता है? गोरी द्वारा सिक्के चलाए गए और इन सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज या लक्ष्मी अंकित है। और मोहम्मद गोरी के साथ भारत में संजरी फारस से आए कौन? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान क्या था? विद्वानों का संरक्षक था भी। तो ये एक लाइन और देख लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय विद्वानों का संरक्षक था। विद्वानों का संरक्षक था। कैसे? इसके दरबार में दरबारी विद्वान में, इसके दरबार में विद्वान रहते थे भी। ठीक है, कौन कौन थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र बरदाई। और इस चंद्र बरदाई ने ग्रंथ लिखा था, अभी बताया कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसी पृथ्वीराज रासो की उक्ति जो फेमस है, और उक्ति क्या थी? 4 बांस 24 गज, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण भी। आगे ताऊ पर सुल्तान बैठी हो मत चूके रे। चौहान उक्ति किसकी थी? पृथ्वीराज रासो में वर्णित चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई थी। फिर है एक लेखक है जयानक भट्ट भी, और इनका ग्रंथ क्या था? पृथ्वीराज विजय भी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें तराइन युद्ध का वर्णन नहीं भी। तराइन युद्ध का वर्णन नहीं भी। तो किस किताब में, ग्रंथ में तराइन युद्ध का वर्णन नहीं है पूछा जा सकता है। तो कौन से में नहीं है? तो पृथ्वीराज विजय में नहीं है। ठीक है, अगला जो विद्वान था वह था विद्यापति गौड़ भी। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
फिर बात करते हैं एक आशाधर और एक जनार्दन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था। तो याद रखना भी, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था। 3 इनमें से देगा और 1 दे देगा नरपति नल है। तो नरपति नल है किसके दरबार में था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। क्लियर है। तो इसके दरबार में थे चंद्रबरदाई, ज्ञानक भट्ट, विद्यापति गौड़, आशाधर, जनार्दन और नागेश्वर भी। ठीक है, ये सारे किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। 4 बार 24 गज वाली किस में लिखा गया है, चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रसों में लिखा गया है। क्लियर है। तो आज के यह एक प्यारा सा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, अजमेर का चौहान वंश, जो आरपीएससी का फेवरेट है, चाहे वो आरएस हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, स्कूल व्याख्याता हो, हर जगह यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भी। तो इसी तरह आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, और जो नए व्यूअर अपने चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी अपना नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो अब प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।